ओके तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बायट-सावर्त लॉ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कि करंट का एक छोटा सा एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है। बायट-सावर्त लॉ पे डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आएगा, बट डायरेक्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, कि फार्मूला ही पूछ लेते हैं। ओके, फार्मूला बेस्ड भी नहीं, फार्मूला ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला वेक्टर फॉर्म में जरूर याद रखिएगा, समझ के रखिएगा, वो कभी आर स्क्वायर कभी आर क्यूब होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि बायट-सावर्त लॉ का यूज करके हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले बनाए थे फॉर स्ट्रेट वायर। सो टोटल 6 फॉर्मूले लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर्मूला इज द मेन फॉर्मूला, B इक्वल टू KI/R स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है ना। दैट इज मेन फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। और उसके अलावा 2 और फॉर्मूले हमने लिखे थे कि अगर इनफाइनाइट वायर हो तो यही फॉर्मूले में साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों 1 हो जाएंगे। फिर अगर एक ही साइड वायर हो, एक साइड ना हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने लिखा था साइन अल्फा 1 हो जाएगा, साइन बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने चाहिए, इनमें इस वे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखे थे हम लोगों ने फॉर ट्रायंगल, फॉर स्क्वायर एंड फॉर हेक्सागन। ओके, तीनों के लिए डिराइव भी कर सकते हैं एग्जाम में, पर टाइम सेविंग के लिए फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप याद करें या ना करें। फिर मैंने कल बताया था कि वायर, करंट कैरिंग वायर 2 तरह के हो सकते हैं, एक स्ट्रेट वायर और एक रिंग वायर। तो आज हम लोग रिंग वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रिंग वायर को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। रिंग वायर के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन की लिस्ट में यू कैन सी कि कल हम लोगों ने जो बनाया था स्ट्रेट वायर के 68 क्वेश्चन थे, रिंग वाले के 118 है। सो क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन ज्यादा होने का 2 कारण है, एक तो रिंग वाला थोड़ा ज्यादा पूछते भी है, प्लस एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिंग और स्ट्रेट वायर दोनों हो, वो भी इसी में मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है। वैसे उसके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, पर फिर भी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, इस कारण से भी थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो चलिए इसके भी थोड़े थ्योरी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग वायर, इन सिंपल वर्ड हम लोग इसे क्वाइल करते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर कोई रिंग बना दिया जाए तो क्वाइल होता है, पर इन जनरल क्वाइल तब कहेंगे जब मल्टीपल टर्न्स हो रिंग के, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जब भी यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का पर्पस है, तो हम लोग रिंग ही बनाते हैं। स्ट्रेट वायर कभी कोई बनाता नहीं है, वो बस पढ़ने के लिए ही काम आता है। या फिर जैसे घरों में वायरिंग हो रही है, तो जो वायर जा रहा है वो स्ट्रेट वायर ही होता है, ठीक है ना। तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लोग उसका फायदा ये उठाते हैं कि उस वायर में अगर मुझे करंट पता करना हो ना, तो मैं ये नहीं चेक करने जाता हूँ कि उसको कट करो, उसमें बीच में आमीटर लगाओ तो करंट पता चलेगा। मैं ये चेक कर लेता हूँ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सो मैग्नेटिक फील्ड मुझे करंट बता देता है, समझ रहे ना। तो बिना वायर को कट किए आप उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से। तो आजकल मशीनें यही करती है कि कोई वायर जा रहा है करंट पता करना है, बस उसको लगाओ बता देता है मैग्नेटिक फील्ड चेक करके। तो उसमें आपको वो जरूरत नहीं होती है कट करो और करंट निकालो और आमीटर लगाओ फिर करंट निकलेगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेट वायर का कोई यूज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा रिंग क्वाइल ही यूज होता है। ओके, जितने डिवाइसेस होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई और है, सब में रिंग वायर ही यूज, यानी क्वाइल ही यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी चलते हैं, अलग अलग केसेस होंगे लास्ट क्लास की तरह। फॉर सिंगल लूप
तो एक अगर हमारे पास सिंपल ऐसे लूप हो जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो और इसका रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में, इन जनरल हम लोग बोलते हैं सेंटर में, पर अंदर का कहीं भी कुछ भी पूछे तो वही सेम ही वैल्यू होगी। तो अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही एज्यूम किया जाता है। थोड़ा बहुत वेरी करता है बट लोग उस वेरिएशन को इग्नोर करते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, डायरेक्ट फॉर्मूला याद। तो पिछले वाले में से डिफर इतना ही हुआ है कि पाई गायब हो गया। ओके, म्यू नॉट I बाय 2R। इसी में सेकंड हो जाएगा फॉर मल्टीपल लूप्स। सो अगर n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला म्यू नॉट n I अपॉन 2R। ओके, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है। फिर से पिछली बार जैसे एक याद है तो सभी निकाल सकते हैं, तो वैसे यहाँ भी इसमें आपको सिर्फ ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखना है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो गए तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इरेज कर दो। तीसरा नंबर है फॉर पार्शियल वायर। सो पूरा लूप ना हो, सिर्फ आधा ही लूप हो, तो आप n की वैल्यू आधा पुट कर सकते हैं, या फिर आधा भी ना हो और कहीं भी बस छोटा सा, इतना छोटा वायर है कि थीटा एंगल बना रहा है। ओके, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला वही होगा म्यू नॉट n I बाय 2R। ठीक है, बट n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I बाय 2R। n की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू हो जाएगी थीटा अपॉन, होगा अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्वार्टर, थीटा 180 डिग्री है तो हाफ, थीटा जितना होगा बाय 2 पाई कर दीजिए। तो अगर थीटा 4 पाई है तो इनकी वैल्यू 2, समझे? तो ये हो गया। एक और केस मैं लिखा दे रहा हूँ, बस कुछ लिखाऊंगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है। कभी कभार जेई वाले ही पूछते हैं, नीट वाले तो शायद नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछ लेते हैं कि अगर कोई ऐसा वायर हो तो इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, इस शेप का नाम पता है? स्पाइरल। हम लोग इन जनरल स्पाइरल बोलते हैं, जो स्पाइरल वाइंडिंग करा के लाते हैं उसको, लेकिन वो जो स्पाइरल वाइंडिंग वाला जो शेप होता है उसका नाम ओरिजिनल में हेलिकल है, और इस शेप का नाम स्पाइरल है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्पाइरल इज दिस, और वो जो स्पाइरल वाइंडिंग वाला स्पाइरल होता है वो एक्चुअली हेलिकल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आ जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग तो डिराइव कर लेते हैं, पर वो जेई वालों का काम है। नीट में या तो नहीं पूछा जाना चाहिए, या अभी के लिए लिख लीजिए, मिलेगा तो उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में याद करें ना करें वाला। ठीक है, एक और चीज लिख क्या ले, चारों से बोलने वाली बात है, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के बारे में कल ही मैंने बताया था कि अगर वायर सीधा हो तो दिस इज द वायर एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर गोल हो तो दिस विल बी द वायर एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो यहाँ भी अगर आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है ना?
अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, समझ रहे? तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल राइट हैंड थंब रूल, हमेशा एक ही रूल याद रखना है कि मतलब एग्जाम में अगर स्पेशली कोई और रूल पूछा जाए तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाए तो देयर इज नो अदर रूल एक्सेप्ट राइट हैंड थंब रूल। फिजिक्स के सारे डायरेक्शन से रिलेटेड रूल्स को ये कवर कर लेता है, ठीक है ना। बाकी जेई या नीट तो कभी ये नहीं पूछने जाएगा डायरेक्ट कि राइट हैंड थंब रूल बताओ, या क्या नाम था फ्लेमिंग वाला, फ्लेमिंग का रूल बताओ। ओके, तो फ्लेमिंग के रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, नाम लेके वो नहीं पूछते। तो अच्छा है कि हम लोग अपना जो रूल जानते हैं वही यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस को लेके अपना राइट हैंड थंब रूल ही यूज किया, और ये जो राइट हैंड थंब रूल है अच्छे से आना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन विल बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस, समझ रहे हैं? तो यहाँ कंफ्यूजन वाला मतलब आप कहो कि सर फॉर्मूला भूल गए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, चलता है थोड़ा बहुत, तो एग्जाम में चारों ऑप्शन देख के कुछ समझ में आ जाएगा। बट ये राइट हैंड थंब रूल में अगर गड़बड़ है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, राइट या रॉन्ग। वहाँ आप कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते, वो आपका रॉन्ग होगा तो रॉन्ग हो गया, मतलब तुक्का मार रहे तो वहाँ पर कुछ और हिंट नहीं मिलने वाला। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये थी पूरी कहानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। बाकी क्वेश्चंस में यू मे फाइंड कि रिंग भी है वायर भी है, तो इन दैट केस दोनों का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे। ओके, वेक्टर सम करने के लिए तो हमेशा आपको हर चैप्टर में तैयार रहना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सर वेक्टर सम कहाँ करना होता है कहाँ नहीं करना होता है। फिजिक्स के लगभग सारे चैप्टर्स, बहुत कम ही ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ यू विल से कि सर वेक्टर नहीं है। ओके, जैसे थर्मो हीट वगैरह में नहीं है। ओके, बाकी हर जगह तो मिलता ही मिलता है, इवन एसएचएम और साउंड में भी हम लोग खूब यूज किए वेक्टर को। तो वेक्टर नहीं मिलने वाला बहुत ही कम चैप्टर, ऑप्टिक्स में थोड़ा कम होता है लेकिन उसमें भी होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, वेक्टर को लेकर अगर दिक्कत है तो गड़बड़, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। Magnetic field due to ring wire. Field at the center of circular coil of radius r through which a current I flow is. तो अभी भी फॉर्मूला लिखा है, उसमें कुछ देखना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाइए, फटाक से निकल जाएगा। यहाँ पर नीचे पाई नहीं होने का एक समस्या है, क्योंकि पिछली बार वो μ0/4 पाई होता था, उसका वैल्यू राउंड फिगर था। इस बार पाई नहीं है तो राउंड फिगर नहीं बन पाता है, तो हर बार वो पाई बन जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर पाई वाले टर्म में आता है क्योंकि भाई बाकी कोई डिजिट तो है नहीं, दिख ही रहा है, तो सारे डिजिट गायब होते हैं, तो आंसर जो है वो पाई के टर्म में ही आता है। तो या तो सी होगा या डी होगा, ये दोनों पाई के टर्म में। ये 2 पाई है, 3 पाई है, 2 पाई आ रहा है, ठीक है, समझे। तो नीचे 2 है तो ऊपर एक 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 पाई बचेगा। तो ये सब कैलकुलेशन के ना थोड़े से सब गेसिंग याद रखने चाहिए, ऐसे वैसे जाना है तो उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी होता है। Due to 10 ampere of current flowing in the circuit coil, 10 centimeter radius, magnetic field. So इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है, तो फिर से दिख रहा है पाई के टर्म में है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो 500 के आसपास होगा। दो ऑप्शन है 5 वाला तो करना पड़ जाएगा।
दिया है 50। Circular coil A of radius R carrying current I, another coil B of radius 2R carrying current 2I, then the ratio of so ऊपर 2I नीचे 2R cancel हो जाएगा, तो magnetic field will remain same, समझ रहे? Circular coil A has radius R, current is I, another coil has 2, अच्छा same ही question है, so 1 चलिए बाद में और बनाते हैं।